हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एक है एवरी एलिमेंट और दूसरा है वन एंड ओनली वन इमेज। देखो क्या हो रहा था। पीछे जब मैं रिलेशंस के एग्जांपल पढ़ रहा था तो सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट था, 1 2 3 कुछ एलिमेंट थे, इनके नाम नहीं दे रहा हूँ मैं। और इधर भी कुछ सेट बी में भी कुछ एलिमेंट थे। तो जब मैंने पीछे सेट्स बनाए तो मैंने कहा कि ए की इमेज ये है, बी की इमेज से ये है, सी की ये है। तो वहां पर कोई जरूरी नहीं था कि इस पॉइंट डी की भी कोई इमेज हो ही। जरूरी नहीं था कि ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज हो। यहां पर पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट हो गई दैट देयर इज एन इमेज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यहां पर अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी बी में इमेज नहीं है तो फिर ऐसा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। और दूसरी चीज मैंने रिलेशन में क्या देखी थी कि कई बार एक ही चीज की एक से ज्यादा इमेज हो जा रही थी। यहां पर ये भी अलाउड नहीं है। यू विल हैव टू हैव वन एंड ओनली वन इमेज। अगर रिलेशंस में ये दो कंडीशन और लग जाएं, एक तो हर एलिमेंट की इमेज हो और दूसरी बात किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज ना हो, तो ऐसा रिलेशन फंक्शन हो जाता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं लेट एन बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन such that r is equal to x comma y where y is 2x, x and y belong to n. What is domain, codomain and range of r? Is this relation a function? तो अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास दोनों ही सेट जो हैं वो n और n है, इनफाइनाइट सेट्स हैं। वन की इमेज जो होगी वो होगी 2, 2 की इमेज होगी 2x, y इज इक्वल टू 2x की वजह से 2 की इमेज हो जाएगी 4, 3 की इमेज हो जाएगी 6। और इसके अलावा यहां पर 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, लेकिन उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो अब एक करके देखते हैं। इन्होंने कहा कि व्हाट इज डोमेन, तो डोमेन तो ये वाला सेट होता है, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। व्हाट इज कोडोमेन, वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। रेंज इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। और कह रहे हैं इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, तो यस। क्यों ये रिलेशन फंक्शन है? क्योंकि पहली बात तो ये यहां पर हर नेचुरल नंबर के लिए, यहां पर तुम x कोई भी नेचुरल नंबर लो तो y इज इक्वल टू 2x, कोई दूसरा नेचुरल नंबर यहां पर उसकी इमेज के लिए है, इसलिए हर नेचुरल नंबर की इमेज है। और दूसरी बात, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। तुम्हें देखना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो यहां पर पहला केस देखूं तो 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है और 4 की इमेज 2 है। तो यहां पर 2 और 3 इन दोनों की एक ही इमेज है और फिर 4 की इमेज 2 है। तो जब मैंने पीछे फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी तो वहां पे मैंने ये कहा था कि एक चीज की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकती हैं, पर दो अलग अलग चीजों की एक कॉमन इमेज हो सकती है, इसलिए ये फंक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखूं तो यहां पर 2 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज 4 भी है। तो 2 की एक से ज्यादा इमेजेस हो गई, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पर 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है, 4 की 5 है, 5 की 6 और 6 की 7 है, इसलिए ये भी रिलेशन फंक्शन है। इस वीडियो में गड़बड़ बात क्या है कि वीडियो मैंने 2 पार्ट में रिकॉर्ड किया है। तो अभी तक मेरे बाल बड़े थे, एकदम से बाल छोटे हो गए, तो ये मत सोचना कि क्लास लेते लेते एकदम से सर के बाल कैसे गायब हो गए। तो
इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, फंक्शन विच हैज ईदर आर यानी कि रियल नंबर का सेट और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो सिंपल भाषा में कहें तो कोई ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज कोई रियल नंबर हो, या तो सारे रियल नंबर हो या उनका कोई सबसेट हो, ऐसा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। मतलब फंक्शन की जो रेंज है, जो फंक्शन की वैल्यू जो आएंगी, एफ एक्स की जो वैल्यूज होंगी, वो सारे के सारे रियल नंबर हों, उनको मैं रियल वैल्यूड फंक्शन कहता हूं। फर्दर इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो ईदर आर और अ सबसेट ऑफ आर, इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। तो डोमेन भी रियल हो और रेंज भी रियल हो तो हम इसको रियल फंक्शन कहते हैं। फिलहाल आगे चल करके हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके एक चैप्टर पढ़ेंगे, उस चीज को छोड़ दें तो बाकी जितनी मैथमेटिक्स हम लोग 11th और 12th में पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ज्यादातर फंक्शंस जो हम लोग उसे एक चैप्टर को छोड़ करके सब जगह देखेंगे वो सारे रियल फंक्शंस ही होंगे। तो जिन भी फंक्शंस की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सब जगह एप्लीकेबल होंगे। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, जो रियल फंक्शंस हैं उनमें से कुछ फंक्शंस को जानेंगे और उनके ग्राफ्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को हम कहते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब y इज सेम एज x। तो अगर मैं सिंपल सा इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा कि अगर ये मेरी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो 0 पे y की वैल्यू 0 होगी, 1 पे 1 होगी तो पॉइंट कुछ यहाँ लाई करेगा, 2 पे 2 होगी तो पॉइंट कुछ यहाँ लाई करेगा। ऐसे ही -1 जब x होगा तो y की वैल्यू -1 होगी तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स बेसिकली ओरिजिन से पास होने वाली एक ऐसी लाइन होगी, ये जो पॉइंट होता है ओरिजिन होता है, ऐसी लाइन होगी जो कि इक्वली इंक्लाइंड होगी y और एक्सिस और x एक्सिस के ऊपर। तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन होगी। ये सिंपल आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अगला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू के, जहां पर k कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसा है कि मैं यहां पर x की कोई भी वैल्यू लूं, जो मेरा y है उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाए। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो मैं कांस्टेंट की वैल्यू 5 ले लूं, तो ये एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ये मेरी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो मैं चाहे x की कोई भी वैल्यू लूं, y हमेशा 5 ही होगा। तो हमेशा जो मेरी लाइन बनेगी y इज इक्वल टू 5 वाली लाइन बनेगी, जो कि x एक्सिस के पैरेलल ऐसी लाइन बन जाएगी। अगर y इज इक्वल टू 5 की बजाय y इज इक्वल टू -2 होता तो ये मेरी x एक्सिस हुई, ये मेरी y एक्सिस हुई। अगर मान लो मेरा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -2 होता तो 1 2, ये -1 हो गया, -2 हो गया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू -2 की लाइन ऐसे ही y इज इक्वल टू -2 वाली लाइन हो जाएगी। यानी कि x की चाहे कोई भी वैल्यू लूं, y की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो कांस्टेंट फंक्शन विल बी अ फंक्शन जो कि x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनेगी। इसका जो ग्राफ बनाऊंगा वो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी और जो उसकी वैल्यू होगी वो y एक्सिस पे 5 या -2 जो भी होगी वहां पर इसको ये कट करेगी। अगला फंक्शन आया पॉलिनोमियल फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर अप टू an x की पावर n के फॉर्म का फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। पॉलिनोमियल क्या होता है तुमको पहले से पता ही है। तो यानी कि यहां पर ये फंक्शन सिंपल हो सकता है, जैसे y इज इक्वल टू 5 भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, क्योंकि वहां पे खाली a0 का टर्म था। लेकिन y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का। y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x प्लस 5/3 x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ये एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। इस तरीके के अलग अलग पॉलिनोमियल होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहां पर मैं x की वैल्यू दूं तो y इज द पॉलिनोमियल इन x। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ काफी कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। जैसे जैसे पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल होता जाएगा
और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इस क्लास में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल लेकर के पॉलिनॉमियल फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल उन्होंने क्या लिया, डिफाइन द फंक्शन f विच इज मैप फ्रॉम r टू r बाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज एक्स स्क्वायर है, तो सिंपल हमने एक्स स्क्वायर ले लिया पॉलिनॉमियल को, वेयर x बिलोंग्स टू r। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। तो यहां पर मेरे पास एक टेबल है, इसमें मेरे पास x की अलग अलग वैल्यूज हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेकर के मुझे y की अलग अलग वैल्यूज लिखनी है। फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, और फिर कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f। तो एक एक करके तीनों काम करते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू -4 लूं तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगी। अगर -3 पे 9, -2 पे 4, -1 पे 1, x इज इक्वल टू 0 पे 0, और फिर 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9 और 4 पे 16 आ जाएगी। तो सबसे पहला काम तो मैंने क्या किया कि मैंने ये टेबल कंप्लीट कर दी। अगली चीज पूछ रहे हैं व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन जो इस फंक्शन का है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर है, वैसे भी इन्होंने यहां पर जो मेरा डोमेन है वो तो R दे ही रखा है, कोडोमेन R है, लेकिन रेंज जरूरी नहीं है कि R ही हो, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज पूछ रहे हैं, तो अगर मुझे रेंज इसकी लिखनी हो तो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखूं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती। एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो मेरी रेंज होगी इसको हमने पीछे सेट में ये नोटेशन पढ़ा था ब्रैकेट वाला, तो मैं इसको 0 से इंफिनिटी लिख रहा हूं। इसका मतलब सारे रियल नंबर जो 0 के बराबर, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या था कि 0 के इक्वल हो सकते हैं या उससे बड़े हों लेकिन इंफिनिटी से छोटे हों, इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड। इसीलिए मैंने इस साइड पर ये स्मॉल ब्रैकेट लगाया है और इधर पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, बिकॉज 0 इंक्लूडेड है। यहां पे देखो 0 इंक्लूडेड है। ये इसकी रेंज हो गई। अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मेरे पास सिंपल सी बात है, मैं यहां पर स्केल के साथ तो ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बट अगर मैं ये y एक्सिस बना लूं, ये x एक्सिस बना लूं, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, 1 पे कुछ 1 होगी और -1 पे भी 1 होगी। तो ये -1 आ गया, ये 1 आ गया, दोनों पे 1 आ गई। फिर 2 और -2 दोनों पे इसकी वैल्यू 4 होगी, जो कि कुछ यहाँ आएगा। ऐसे ही -2 पे भी 4 होगी तो कुछ यहाँ आएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और इस तरीके से इनको मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो बहुत अच्छा तो नहीं बना, पर कुछ इस तरीके से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक स्टेप आगे चले, इन्होंने कहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन मैप फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई एक्स क्यूब। तो फिर एक्स क्यूब के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके की एक टेबल बनानी पड़ेगी। ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू अगर -2 ले लूं तो ये -8 हो गया, -1 पे -1 आ गया, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8। और एक पॉइंट ले सकते थे पर इतने पॉइंट सफिशिएंट हैं। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी y एक्सिस और x एक्सिस आ गई। मुझे y एक्सिस थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी बिकॉज -8 बड़ा नंबर है। अब ये ओरिजिन 0,0 तो है ही। फिर 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। -1 पे फंक्शन की वैल्यू -1 है, दूसरा पॉइंट ये आ गया। 1 से जैसे ही मैं यहाँ पे 2 जाऊंगा वैसे ही फंक्शन की वैल्यू कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे एकदम से बहुत
बड़ी हो जाएगी, कोई ये पॉइंट आ जाएगा, ये 2,8 हो गया। और ऐसे ही मैं नाप करके बना नहीं रहा हूँ, बट -8 कुछ यहाँ आ जाएगा। तो और ये -2 है अप्रॉक्सीमेट, तो ये पॉइंट -2 आ गया। तो -2, -8, ये माइनस साइन है, यानी कि ये वाले पॉइंट से शुरू करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बन जाएगा। इस तरीके से हम बेसिकली फंक्शंस के ग्राफ बनाने के लिए इस स्टेज पे सिंपल सा काम किया करेंगे कि x की कुछ अलग अलग वैल्यूज ले लेंगे, उससे y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करके ग्राफ बना लेंगे। ऑब्वियसली जो कि मैं इसको टैबलेट पे बना रहा हूँ, जहाँ पर ये डिजिटल पेन से लिखना पड़ता है और थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए मेरी ग्राफ की क्वालिटी काफ़ी गंदी आ रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट। अगला जो फंक्शन आया वो है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन का मतलब है y जो होगा वो fx बाई gx के फॉर्म का होगा, जहां पर fx और gx आपस में पॉलिनॉमियल फंक्शन हो। और जब मैं इसका डोमेन डिफाइन करूंगा तो वहां पे gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर gx 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फिर y वहां पर डिफाइन नहीं होगा। तो कोई भी सिंपल सा फंक्शन हो, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एक रैशनल फंक्शन है। यहां पे मैं डिनोमिनेटर में इसकी कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, इसलिए यहां पर इसका डोमेन r हो जाएगा। लेकिन इसके उल्टे सपोज करो मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 लूं, तो यहां पर ये भी एक रैशनल फंक्शन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स माइनस 3 दोनों ही पॉलिनॉमियल है। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसका डोमेन डिफाइन करूंगा तो यहाँ पे इसका डोमेन r-3 हो जाएगा, बिकॉज मैं यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, बट x इज इक्वल टू 3 नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज x इज इक्वल टू 3 पे डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, वहां पे y डिफाइंड नहीं है। तो इस तरीके के जो फंक्शन है रैशनल फंक्शन है। अब फिर इनके ग्राफ बनाना कॉम्प्लेक्स है, पर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल करेंगे। कह रहे हैं डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन जिसका डोमेन r-0 है, यानी कि इस बार मेरा जो डोमेन था वो r नहीं रहा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है पर 0 नहीं हो सकता है। 2r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 1/x वेयर x बिलोंग्स टू r-0, यानी कि मेरे पास कोई भी x हो 0 के अलावा उन सारे x के लिए y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कंप्यूट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन। तो यहाँ इन्होंने x की अलग अलग वैल्यू दे दी है और y इज इक्वल टू 1/x की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो -2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2, -1.5 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -2/3, -1 पे -1, -0.5 पे -2, इधर 0.25 पे 4, 0.5 पे 2, 1, 2/3, 1/2। इस तरीके से मैंने टेबल कंप्लीट कर दी। अगली चीज पूछ रहे हैं व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन तो उन्होंने बता ही दिया कि डोमेन इज r-0, इसका मतलब कोई भी रियल नंबर मैं ले सकता हूं, बस खाली वो 0 ना हो। इसकी जो रेंज है y की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस खाली y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर y इज इक्वल टू 1/x है तो x की वैल्यू 1/y हो जाएगी। तो मैं y की कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, लेकिन y इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकता, बिकॉज उसके लिए कोई x एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं, आई थिंक ये टाइपिंग एरर है, लेकिन वी कैन मेक द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो सिंपली x की वैल्यूज हैं, y की वैल्यूज हैं, मुझको ये पॉइंट मिल गए, इनको प्लॉट करूंगा। तो मैं एक एक पॉइंट प्लॉट करके नहीं बना रहा हूं, बट ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। x जब बहुत छोटा है तो y बहुत बड़ा है, जैसे जैसे x बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे y 0 की तरफ टेंड करेगा। और 0 पे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं माइनस वाली साइड आऊंगा 0 से, ये फिर बिल्कुल -इन्फिनिटी की तरफ से निकलता हुआ दिखाई देगा। और फिर जैसे जैसे x छोटा होता जाएगा वैसे वैसे फिर से
जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो ये ग्राफ y इज इक्वल टू 1/x का हो गया। अगर आप एक पॉइंट प्लॉट करके ग्राफ प्लॉट करेंगे तो भी आपको ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। अगला फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। ये एक नया फंक्शन है। अभी तक तो जो मेरे पास पॉलिनॉमियल थे, रैशनल फंक्शंस थे, ये सब हम चीजें जानते थे क्या होते हैं। मॉडुलस को हम नए सिरे से देखते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इस तरीके से लिखते हैं। और इसका मतलब है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो इसके लिए अगर मैं एक टेबल बनाऊं तो यहां पर x लिख लूं, यहां y लिख लूं और सपोज करो -2 -1 0 1 2 इस तरीके से मैं x की अलग अलग वैल्यू ले लूं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लूं तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, 1 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, 2 पे इसकी वैल्यू 2 होगी। लेकिन जैसे ही x नेगेटिव होगा, जैसे ही x लेस देन 0 होगा, वैसे एफ एक्स की वैल्यू -x है, यानी कि -1 पे इसकी वैल्यू माइनस ऑफ -1 यानी कि +1 हो जाएगी, -2 पे इसकी वैल्यू +2 हो जाएगी। अब इसका ग्राफ प्लॉट करूं, आप पॉइंट बाय पॉइंट डाल करके प्लॉट करते रहना। पर इधर तो ये सिंपल y इज इक्वल टू एक्स टाइप का ही ग्राफ दिखेगा। जब मैं इधर x लेस देन 0 वाले पॉइंट से प्लॉट करूंगा जहां पे y की वैल्यू -x है, तो -1 पे इसकी वैल्यू 1, -2 पे इसकी वैल्यू 2 और ऐसे ही -3 पे 3, -4 पे 4 होगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो गया। मॉड x या मॉडुलस x दोनों एक ही चीजें हैं। अगला फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। इसको मैं y इज इक्वल टू SGN(x) लिखता हूं और इसका मतलब है मॉड x बाई x। ठीक है। फॉर x नॉट इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 0 होती है। तो अगर मैं मॉड x बाई x की वैल्यू देखूं तो x ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नम x की वैल्यू x बाई x हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी। x इक्वल टू 0 पे तो ये 0 है ही है। और x लेस देन 0 के लिए सिग्नम x की वैल्यू -x बाई x, मॉड x की वैल्यू -x मैंने बताई, तो -x बाई x -1 आ जाएगा। इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो 0 पे 0 है, इसके आगे इसकी वैल्यू सब जगह +1 है, यानी कि x ग्रेटर देन 0 पे सब जगह +1 है और x लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू -1 है। ये जो ग्राफ हो गया ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। अगला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x से डिनोट करता हूं और इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू x। इस बात को बड़े ध्यान से सुनो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू x, यानी कि जो भी मेरी x की वैल्यू है से एक टेबल बना लेते हैं। यहां पर मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया -3, जानबूझ करके मैं यहाँ पे -2 ना लेकर के -2.2 ले रहा हूं। यहाँ पर -1.8 ले रहा हूं, फिर आगे -0.7 ले रहा हूं, 0, फिर इधर मान लो मैंने 0.8 ले लिया, फिर 1 ले लिया, 1.3 ले लिया, 2 ले लिया, ऐसे अलग अलग वैल्यू ले लिए। तो ये कह रहे हैं इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू x। तो अगर मैं 2 को देखूं तो 2 से छोटा या 2 के बराबर
सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो वो तो 2 ही होगा। लेकिन 1.3 से बड़ा या उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा इंटीजर है जो 1.3 के बराबर तो हो नहीं सकता, जो 1.3 से छोटा है लेकिन सबसे बड़ा है, तो इसकी आंसर 1 हो जाएगी। 1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.8 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर यानी कि 0 हो जाएगा। 0 का फिर से 0 हो जाएगा। तो यानी कि जो इंटीजर्स हैं उनके लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मतलब एक्स ही हो जाएगा, लेकिन जो नॉन इंटीजर्स हैं जैसे 1.3 या 0.8 उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है उनसे जस्ट छोटा इंटीजर। 1.3 से जस्ट छोटा इंटीजर 1.8 से जस्ट छोटा इंटीजर 0, -0.7 से जस्ट छोटा इंटीजर -1, 0 नहीं -1, बिकॉज 0 तो -0.7 से बड़ा है। -1.8 से जस्ट छोटा इंटीजर -2, ऐसे ही -2.2 से जस्ट छोटा इंटीजर -3, और -3 जो कि खुद इंटीजर है इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खुद -3, बिकॉज ये इक्वल है। तो अब अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो -3 पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 है ही है, लेकिन -3 से लेकर के -2 तक के जितने भी नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे -2.8 होगा, -2.7 होगा, -2.6 होगा, इन सब के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -3 है। तो यहां तक -2 तक आते आते इसकी वैल्यू -3 ही रहेगी। -2 पे इसकी वैल्यू, ये डॉट मैंने गलत लगा दिया, -2 पे इसकी वैल्यू फिर से -2 हो जाएगी, और फिर -2 से लेकर के -1 तक इसकी वैल्यू -2 ही रहेगी। फिर -1 पे इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, और फिर -1 से 0 तक ये -1 रहेगी। फिर ऐसे ही 0 से लेकर के 1 तक इसकी वैल्यू 0 रहेगी। 1 से 2 तक, 2 नहीं पहुंचेगा, 2 तक इसकी वैल्यू 1 रहेगी। 2 से 3 तक इसकी वैल्यू 2 रहेगी, और 3 से 4 तक इसकी वैल्यू 3 रहेगी। इस तरीके से तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो अपने आप में एक स्टेप्स की तरह से दिखने वाला फंक्शन होगा, मतलब जो ग्राफ होगा वो सीढ़ियों की तरह से दिखाई देगा। ये इसका ग्राफ हो गया। तो आप खुद से अपने आप, मेरे इस ग्राफ को मत मानो, खुद से अपने आप ये डेफिनेशन लो कि जो भी मेरा एक्स है उससे जस्ट छोटा या उसके बराबर सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, वो लेकर के अपने आप से ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक छेद समझ में आ जाएगा। एक नई चीज है, इसलिए इसको अलग से समझने की जरूरत है। इस तरीके से ये हम लोगों ने नए नए फंक्शंस और उनके ग्राफ बनाने का काम खत्म किया। अब हम लोग थोड़ा सा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन कर लेते हैं। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। एडिशन ऑफ रियल फंक्शंस का मतलब क्या है कि मैं एक कोई नया फंक्शन डिफाइन कर दूं, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। जैसे मान लो मेरे पास एफ एक्स एक्स स्क्वायर था, जी एक्स एक्स क्यूब था, तो मैं y को डिफाइन कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ऐसे सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया एफ एक्स माइनस जी एक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स था, उसको मैं किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर लूं। जैसे मैं एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मैं एक नया फंक्शन बना दूं 5x स्क्वायर। या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल फंक्शंस का मतलब हो गया कि मैं एफ एक्स और जी एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे यहां पर ये x की पावर 5 बन जाए। और क्वेश्चन ऑफ रियल फंक्शन का मतलब हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स कर दूं, जैसे ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब 1 बाई एक्स बन जाए। तो अगर मेरे पास एफ एक्स और जी एक्स कोई दो रियल फंक्शंस हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और क्वोशिएंट भी एक रियल फंक्शन ही देंगे। ये एक बात है। दूसरी बात है, मैं इस एफ एक्स प्लस जी एक्स को एफ प्लस जी से, एफ एक्स माइनस जी एक्स को एफ माइनस जी से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को के एफ से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन को एफ जी से, और क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस को एफ बाई जी से डिनोट कर सकता हूं। तो कहीं पर अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा हो तो एफ बाई जी ऑफ 7 का मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर बाई 7 का क्यूब, इसका मतलब 1 बाई 7।
अब इस पे ये इन्होंने सिंपल सा एग्जांपल दे दिया है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इन्होंने कहा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, दो फंक्शन दे दिए डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। चूंकि यहाँ पर रूट एक्स आ गया इसलिए मेरा जो एक्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो खाली जो मेरा डोमेन है वो नॉन नेगेटिव नंबर्स का है। अब मुझे एफ प्लस जी ऑफ एक्स लिखना है, तो ये मैं यहीं पर लिख दूंगा, इसकी वैल्यू रूट एक्स प्लस एक्स हो गई। एफ माइनस जी एक्स का मतलब हो गया रूट एक्स माइनस एक्स। एफ जी एक्स का मतलब हो गया एक्स की पावर हाफ था रूट एक्स, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की पावर 3/2, और एफ बाई जी का मतलब हो गया रूट एक्स बाई एक्स, जो कि 1/√x हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बिकॉज अगर एफ बाई जी एक्स में ले रहा हूँ, जो मेरा डोमेन होगा उसमें डिनोमिनेटर में जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। अब आप लोग आराम से अपने प्रॉब्लम लगाओ, एक्सरसाइज करो। थैंक यू वेरी मच।